दोस्तों, आज हिंदी साहित्य 1100 प्रश्न उत्तर का अंतिम क्लास है। अभी तक हम 10 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 1000 प्रश्न उत्तर हम सॉल्व कर चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB, KVS, NVS और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरहपा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सरहपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है। ये प्रश्न आपका टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रवरदाई। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, चंद्रवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की तूती किसे कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हिंदी की तूती ये उपनाम किसे प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की प्रचार शताब्दी कौन सी है, तो हिंदी भाषा की प्रचार शताब्दी कौन सी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 19वीं शती। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 19वीं शती। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, तो मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव ये उपनाम किसे प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। ये प्रश्न भी टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1961। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आगरा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कछरियों में नागरी लिपि का प्रवेश कब से हुआ, तो कछरियों में नागरी लिपि का प्रवेश कब से हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1900 ईस्वी में। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो 1900 ईस्वी में कछरियों में
नागरी लिपि का प्रवेश हुआ था? तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? तो प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, देवनागरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्ताव कौन थे? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्ताव कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1938। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1938। चलिए आगे बढ़ते हैं। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? तो लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पैसाची। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, पैसाची। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में किसे स्थान नहीं दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में किसे स्थान नहीं दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीलाल शुक्ल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, श्रीलाल शुक्ल। बाकी सदल मिश्र, लल्लू लाल और इंशा अल्लाह खान, इनको ये स्थान प्राप्त है, परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी लिपि को दक्षिण से क्या कहा जाता है? तो नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंदी नागरी। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, नंदी नागरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ कितने वर्षों तक होता रहेगा? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो संविधान के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ कितने वर्षों तक होता रहेगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्षों तक। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 15 वर्षों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी हिंदी के प्रथम लेखक कौन थे? तो दक्षिणी हिंदी के प्रथम लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा बंदा नवाज। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ख्वाजा बंदा नवाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? तो भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
प्रचलित भाषा और साहित्य से, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रचलित भाषा और साहित्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक कौन सी है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेम सागर। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में प्रचार कार्य पहले किसने किया था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी में प्रचार कार्य पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है, दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है या किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही है, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। शतम भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं? तो शतम भाषा समूह में कौन से वर्ग आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईरानी व भारतीय। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, ईरानी व भारतीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण पयलब क्या होता है? तो वर्ण पयलब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ वर्ण। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या था? तो दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदवी। तो दक्षिणी हिंदी को हिंदवी भी कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश का योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है। तो डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश का योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो पिंगल भाषा का अर्थ यहां पे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारोपीय भाषा परिवार के दो वर्ण केतुम और शतम के जन्मदाता कौन है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो भारोपीय भाषा परिवार के दो वर्ण केतुम और शतम के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आस्कोली। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है, आस्कोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? तो किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, ब्रज भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हिंदी के विकास की दृष्टि से भाषा श्रृंखला का सही रूप क्या है? तो सबसे पहले कौन सी भाषा आती है, उसके बाद कौन सी भाषा आती है, ये जानना आवश्यक है। तो हिंदी के विकास की दृष्टि से भाषा श्रृंखला का सही रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आती है वैदिक भाषा, फिर संस्कृत, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले आती है वैदिक भाषा, फिर संस्कृत, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। तो ये जो है हिंदी के विकास की दृष्टि से भाषा श्रृंखला का सही रूप। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले वैदिक भाषा, फिर संस्कृत, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के पहले प्रिंसिपल कौन थे? ये प्रश्न जो है नेट में और विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिलक्राइस्ट। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे गिलक्राइस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे? तो इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वो किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर खड़ी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी शब्द के मिश्रण से बनी हिंदुस्तानी को महात्मा गांधी का समर्थन मिला। इसके प्रचार के लिए एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों के मिश्रण से बनी हिंदुस्तानी को महात्मा गांधी का समर्थन मिला। इसके प्रचार के लिए एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य नरेंद्र देव। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य नरेंद्र देव। ये सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था। तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आगरा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की है?
तो भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद निरंजनी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्द सागर की रचना किस संस्थान द्वारा कराई गई थी? तो हिंदी शब्द सागर की रचना किस संस्थान द्वारा कराई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी को आर्य भाषा की संज्ञा किसने दी थी? तो हिंदी को आर्य भाषा की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा शिव प्रसाद सिंह। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये प्रश्न भी कई बार नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म के नेता कौन थे? तो सनातन धर्म के नेता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने किस भाषा में काव्य रचना की है? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारतेंदु ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और गद्य की रचना की है खड़ी बोली में। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी को गंवारू बोली किसने कहा है? तो हिंदी को गंवारू बोली किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खां। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी विद्वान में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया तथा भारतीय विद्वानों को पत्र लिखे? तो फिर से पढ़ते हैं। किस विदेशी विद्वान में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया था तथा भारतीय विद्वानों को पत्र लिखे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक पिनकांट। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, फ्रेडरिक पिनकांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान की ओर से 18 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित किया गया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो संस्थान की ओर से 18 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने विद्यार्थियों में हिंदी अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए हिंदी परीक्षाओं का आयोजन किया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो किस संस्थान ने विद्यार्थियों में हिंदी अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए हिंदी परीक्षाओं का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, हिंदी साहित्य सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से हिंदी के सफल विद्यार्थी को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से हिंदी के सफल विद्यार्थियों के लिए कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
साहित्य रत्न, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, साहित्य रत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के आदर्श पर आर्य समाज द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के आदर्श पर आर्य समाज द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरुकुल कांगड़ी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक शिक्षा पद्धति आधारित आर्य समाज द्वारा चलाए गए विद्यालय कौन से हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। आधुनिक शिक्षा पद्धति आधारित आर्य समाज द्वारा चलाए गए विद्यालय कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डीएवी स्कूल और कॉलेज। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डीएवी स्कूल व कॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। हिंदी पत्रकारिता की अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सदल मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी सदासुख लाल द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक श्रीमद् भागवत का अनुवाद है? ये प्रश्न भी कई बार टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। तो मुंशी सदासुख लाल द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक श्रीमद् भागवत का अनुवाद है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुख सागर। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के व्यास किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश के व्यास किसे कहा जाता है? ये उपनाम किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्पदंत। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है, पुष्पदंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे हीन भाषा की संज्ञा किसे दी गई है? तो सबसे हीन भाषा की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसको जो है बिगड़ा हुआ भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम हैं, बिगड़ा हुआ और हीन भाषा। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंशा अल्लाह खां। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इंशा अल्लाह खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सबसे पहले आता है रानी केतकी की कहानी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं इंशा अल्लाह खां। फिर सुख सागर, तो सुख सागर के लेखक हैं सदासुख लाल। फिर प्रेम सागर, तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। और फिर भाषा योग वशिष्ठ, इसके लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ब्रह्म समाज के प्रतिष्ठापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के प्रतिष्ठापक हैं राजा राम मोहन रॉय। फिर तत्वबोधिनी, तो तत्वबोधिनी के प्रतिष्ठापक हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर। फिर बालिका विद्यालय, तो बालिका विद्यालय के प्रतिष्ठापक हैं ज्योतिबा फुले। और फिर प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के प्रतिष्ठापक हैं केशव चंद्र सेन।
तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो पहले सूची में रचनाओं के नाम हैं और दूसरे सूची में रचनाकारों के नाम, तो कौन सा रचना जो है किस लेखक के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले नासिकेतोपाख्यान, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके लेखक हैं सदल मिश्र। फिर भाग्यवती, तो भाग्यवती के लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लोरी। फिर सत्यामृत प्रभा, तो सत्यामृत प्रभा के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लोरी। और फिर इतिहास तिमिर नाशक, तो इतिहास तिमिर नाशक के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सूची 1 में सम्मेलन और सभाओं के नाम हैं और दूसरे सूची में उनके वर्ष। तो सबसे पहले आता है नागरी प्रचारणी सभा, तो इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। फिर आता है हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसकी स्थापना हुई थी 1910 में। फिर राष्ट्रभाषा समिति, तो राष्ट्रभाषा समिति की स्थापना हुई थी 1936 में। और फिर हिंदी विद्यापीठ देवधर, तो इसकी स्थापना हुई थी 1929। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही एकमात्र हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही एकमात्र हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है कि कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि इसकी कोई एक राष्ट्रभाषा ना हो? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो फिर से पढ़ते हैं। किसका कथन है कि कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि इसकी कोई एक राष्ट्रभाषा ना हो? तो ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू शब्द का क्या अर्थ है? तो उर्दू शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। तो आपका ए और बी, क और ख दोनों सही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, चारण या भाटों द्वारा किस काल में रचना होती थी? तो चारण या भाटों द्वारा किस काल में रचना होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदिकाल। इसीलिए आदिकाल को जो है चारण काल भी कहा जाता है। तो चारण या भाटों द्वारा किस काल में रचना होती थी? तो वो है आदिकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगला साहित्य में पहले गद्य किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो बंगला साहित्य में पहले गद्य किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन रॉय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, राजा राम मोहन रॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आरंभ किसने किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गारसा द तासी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है? अत्यंत ही प्रसिद्ध ये कथन है, कई बार नेट में पूछा गया है और विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो हिंदी का इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। तो ये कथन किसका है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन्होंने ये कहा है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस भाषा में लिखा गया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच। तो सबसे पहले ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदर्श मूलक। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आदर्श मूलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधेयवादी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन के लिए किस पद्धति को अपनाया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन के लिए किस पद्धति को अपनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कालानुक्रमी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन के लिए कालानुक्रमी पद्धति को अपनाया है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास वैज्ञानिकता की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सटीक माना जाता है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने आचार्य शुक्ल के इतिहास, काल विभाजन और नामकरण को जो है सर्वसम्मति के साथ अपनाया है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के लिए किस पद्धति को अनुसरण किया है या किस पद्धति को अपनाया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के लिए किस पद्धति को अपनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विधेयवादी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति का साहित्य इतिहास लेखन में किस विद्वान ने प्रयोग किया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो वर्णानुक्रम पद्धति का साहित्य इतिहास लेखन में किस विद्वान ने प्रयोग किया है या अपनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गारसा द तासी और शिव प्रसाद या शिव सिंह सेंगर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गारसा द तासी और शिव प्रसाद या शिव सिंह सेंगर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कब लिखा गया था? तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कब लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1839 ईस्वी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये शिव प्रसाद नहीं होगा, ये होगा शिव सिंह सेंगर। तो गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्यकरण श्रृंखला विद्यमान है। ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्यकरण श्रृंखला विद्यमान है। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीगल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, हीगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए
जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिस्र बंधु विनोद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कितने खंड हैं? तो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कितने खंड हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसमें प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास में 18 खंड हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास नामकरण का दोहरी प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य इतिहास नामकरण का दोहरी प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अलग युग्म छांटिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो भिन्न है या अलग है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिव सिंह सरोज। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसके लेखक हैं सेंगर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। ये भी बिल्कुल सही है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। इसके वास्तविक लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी शिव सिंह सरोज के लगभग 1000 कवियों का विवरण है। ये बिल्कुल सही है। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। और गारसा द तासी हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक माने जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। परंतु हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक डॉक्टर नगेंद्र नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? ये प्रश्न भी कई बार नेट में पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10वीं शताब्दी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का अतीत। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी हिंदी साहित्य की भूमिका, ये बिल्कुल सही है।
हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी बिल्कुल सही है। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपका हिंदी साहित्य का अतीत, ये बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने डिंगल साहित्य का वर्णन किस काल में किया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने डिंगल साहित्य का वर्णन किस काल में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, चारण काल। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने डिंगल साहित्य का वर्णन चारण काल में किया है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में जिस भाषा का प्रयोग किया उसे क्या नाम दिया गया है? तो चारण कवियों ने रासो ग्रंथ में जिस भाषा का प्रयोग किया उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिंगल भाषा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डिंगल भाषा। तो चारण कवियों ने रासो ग्रंथ में जिस भाषा का प्रयोग किया है उसका नाम है डिंगल भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं में निम्न में से कौन नहीं है? तो इनमें से कौन मिस्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण देव बिहारी। ये बिल्कुल गलत है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को चारण व संधि काल किसने कहा है? तो आदिकाल को चारण और संधि काल नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 ईस्वी से माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1929, 1929। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गद्य काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का आरंभ कब से माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, उन्होंने आधुनिक काल का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1857। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ किसका है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक गारसा दा तासी हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विकास ये 1938 में प्रकाशित हुआ था। ये बिल्कुल सही है। शिव सिंह सरोज का ग्रंथ है, ये बिल्कुल सही है। और शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 है, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सिद्ध एवं जैन साहित्य का वर्णन किस काल में किया है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सिद्ध एवं जैन साहित्य का वर्णन किस काल में किया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संधि काल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, संधि काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा की स्थापना किसने की थी। ये प्रश्न भी कई बार नेट में पूछा गया है। तो रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर धीरेन्द्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद कब किया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद कब किया था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1958। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को पहले चारण काल नाम किसने दिया था। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को पहले चारण काल नाम किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य इतिहास लेखन की विधि कौन सी नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो साहित्य इतिहास लेखन के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकारांती क्रम। ये जो है ये साहित्य इतिहास लेखन के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम ये बिल्कुल सही है। रचनाओं का कालक्रम ये भी बिल्कुल सही है। और लेखकों का कालक्रम ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम, रचनाओं का कालक्रम और लेखकों का कालक्रम ये बिल्कुल सही है। परंतु आपका अकारांती क्रम ये बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा 1000 प्रश्न उत्तर का जो क्लास है यहाँ पे समाप्त हुआ। हमने आज सारे प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लिए। आगे हम और भी विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।